आठवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विद्युत चालकता के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ विद्युत के सुचालक और कुचालक अर्थात हीन चालक हैं। सुचालक वो पदार्थ थे जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते थे। उसके अलावा हीन चालक अथवा कुचालक वो पदार्थ थे जिनके अंदर से विद्युत धारा नहीं बहती, अर्थात वो अपने अंदर से विद्युत धारा को बहने नहीं देते। अलग अलग प्रकार के पदार्थों का हमने परीक्षण किया था। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि प्लास्टिक, लकड़ी, कांच इत्यादि अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। इसी वजह से हमने उनको विद्युत के हीन चालक अथवा कुचालक कहा था। यह सब पदार्थ सारे के सारे ठोस थे। इसके अलावा हमने द्रव पदार्थों की भी जांच की थी और उसके लिए एक सारणी बनाई थी। संभवतः आपको वह सारणी याद होगी। वह कुछ इस प्रकार की थी, जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के पदार्थों को लिया था, जिसमें कुछ नींबू का रस, सिरका, टोटी का पानी और इसी तरह के अनेक पदार्थ थे। इस सारणी को आपने पूरा किया था और इसमें आपने लिखा था कि यह पदार्थ विद्युत के सुचालक हैं अथवा हीन चालक हैं। तो विद्युत के सुचालक अथवा हीन चालक का पता लगाने के लिए हमने टेस्टर उपयोग किए थे। वह अलग अलग प्रकार के थे। जैसे हमने चुंबकीय टेस्टर बनाया था, हमने एलईडी से काम करने वाला टेस्टर बनाया था। इसी तरह के टेस्टर के साथ हमने इन सब को देखा था कि वह विद्युत का चालन करते हैं अथवा विद्युत का चालन नहीं करते। आइए आज इस अध्याय में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या द्रव, सभी द्रव विद्युत का चालन करते हैं अथवा विद्युत के चालन करने के लिए द्रवों के अंदर कुछ खासियत है, कुछ खास बातें हैं। वही सब जानने की हम आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आपके द्वारा बनाई गई इस सारणी को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकांश द्रव विद्युत का चालन करते हैं, अर्थात वे विद्युत के सुचालक हैं। और इन्हीं में से कुछ द्रव विद्युत के हीन चालक भी हैं, अर्थात वह अपने अंदर से विद्युत धारा बहने तो देते हैं, परंतु जो विद्युत धारा उन पदार्थों में से बहती है वह बहुत कम है। इसी वजह से हम यहाँ पे इनको हीन चालक कहेंगे, विद्युत रोधी नहीं कहेंगे। विद्युत रोधी कहने का मतलब है कि वह अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित ही नहीं होने देते, परंतु इन चालकों में से या इन हीन चालकों में से विद्युत धारा कम या ज्यादा बहती जरूर है। इस सारणी में हम देख सकते हैं कि हमने टोटी के पानी यानी कि आपके नल से जो पानी आता है उसका भी परीक्षण किया है और हमने पाया था कि नल के पानी में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह विद्युत का सुचालक है। भले ही उसमें से कम विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या यह सभी द्रव में से बहती है? आइए अब आसूत जल के साथ इसका परीक्षण करते हैं। आप आसूत जल को किसी भी रसायन शास्त्र की या रसायन विज्ञान की आपकी प्रयोगशाला है या विज्ञान की आपकी प्रयोगशाला है, वहां से ले सकते हैं। मेडिकल स्टोर से भी आप आसूत जल ले सकते हैं या आप आसूत जल का निर्माण स्वयं भी कर सकते हैं। उस आसूत जल के साथ अब हम परीक्षण करने की कोशिश करेंगे कि क्या वह विद्युत धारा का चालन करता है। तो उसके लिए आप एक, जैसे पहले हमने उपयोग किए थे उसी तरह से एक प्लास्टिक का ढक्कन ले सकते हैं। उसको अच्छे से साफ करें
और साफ करके, जैसे हमने पहले परीक्षण किया था विभिन्न प्रकार के द्रवों का, उसी प्रकार से इसी आसूत जल को भी आप उस प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर डाल के आप टेस्टर के दो सिरे उस ढक्कन के अंदर जो आसूत जल है उसके अंदर डुबोएं। ये आप ध्यान रखें कि जैसे हमने पिछली बार कहा था कि दो सिरों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जब आप वो टेस्टर के दो सिरे इस ढक्कन के अंदर जो आसूत जल है उसमें डुबोते हैं, तो वहां पर भी 1 सेंटीमीटर की दूरी से ज्यादा दूरी आपको नहीं रखनी है। उन दो सिरों के बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर के आसपास या उससे कम हो, और यह भी ध्यान रखें कि वह एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं होने चाहिए। तो आप पाएंगे कि आसूत जल में से विद्युत का किसी प्रकार का वहां से धारा नहीं बह रही है, यानी कि आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करता। आसूत जल विद्युत का कुचालक है। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आसूत जल विद्युत का कुचालक है? आइए अब इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा समझते हैं। अभी जो आपने परीक्षण किया उसी आसूत जल के अंदर थोड़ा सा नमक आप ले सकते हैं या कास्टिक सोडा आप ले सकते हैं। उसको उस आसूत जल के अंदर मिलाएं, उसको अच्छे तरीके से हिला के और उसमें मिलाएं। जब वो पूर्णतया से मिल जाए उसी तरीके से आप एक बार फिर से इसका परीक्षण कीजिए। अब की बार आप पाएंगे कि आसूत जल, जो पहले आसूत जल था, अब वो नमक का घोल बन गया है। उस घोल में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है। अर्थात जो टेस्टर था उसके अंदर आप टेस्ट करेंगे कि आपको वह बल्ब, आपको वह एलईडी या आप चुंबकीय टेस्टर का उपयोग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सुई हिलती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधी सी बात है कि वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित हुई। अर्थात वो जो नमक का घोल था जिसको हमने आसूत जल में नमक डालकर बनाया था, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब हम यह कह सकते हैं कि यह घोल विद्युत का सुचालक है। और यह अब सिद्ध हो जाता है कि यह आसूत जल जब नमक मिलाया गया तब विद्युत का सुचालक बना है। इसका मतलब लवण या खनिज ऐसे ही कुछ पदार्थ हैं जो उस आसूत जल को भी विद्युत का सुचालक बना देते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि टोंटी का पानी भी क्यों विद्युत का चालन करता है। उसके पीछे कारण यही है कि वहां पे टोंटी के पानी या नल का पानी, जो सामान्य पानी है, उसके अंदर कई तरह के प्राकृतिक लवण अथवा खनिज मिले हुए होते हैं या कई तरह के पदार्थ मिले हुए होते हैं जो विद्युत का चालन कर सकते हैं। इसी वजह से उस पानी में से, जो टोटी में से आपने लिया है, उस पानी में से जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो वह आसानी से गुजर जाती है और वह चालक बन जाता है। तो यह ध्यान रखें कि टोटी से आने वाला पानी विद्युत का चालन उसके अंदर उपस्थित कुछ लवण, खनिज आदि पदार्थों के कारण कर पाता है। अगर वह आसूत जल होता तो उसके अंदर इस प्रकार के कोई खनिज या लवण नहीं है, तो इसी कारण से वह विद्युत का चालन नहीं कर रहा है। तो क्या जो पानी या जल हम हैंडपंप से, कुएं से, तालाबों से, नदियों से आदि जगह से लेते हैं, मैंने यहाँ पे टूटी से प्राप्त जल की बात नहीं की है, क्या वो सभी जल भी विद्युत का चालन करते हैं? तो आप अलग अलग प्रकार के जल लेके देख सकते हैं, अलग अलग जगह से पानी को एकत्र कर सकते हैं और इसी तरह का परीक्षण आप कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि वह सारे जल, वो चाहे कुएं से लिया गया जल हो, वो चाहे तालाब से लिया गया जल हो या आपके हैंडपंप से भरा गया जल हो, सारे जल विद्युत का चालन करते हैं। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि उसमें कुछ पदार्थ मिले हुए हैं? हाँ, यह इस बात को सिद्ध करता है कि उसके अंदर कुछ लवण या इसी तरह के अन्य पदार्थ मिले हुए हैं। अर्थात वह जल शुद्ध जल नहीं है।
तो क्या हम उसको पी नहीं सकते? इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विद्युत का चालन नहीं करता तो वह हमारे पीने योग्य है या हमें सिर्फ वही पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को अनेक प्रकार के खनिज अथवा लवणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से वह जल भी हमारे लिए उपयोगी है। तो पीने योग्य पानी वह भी हो सकता है, अर्थात जो पीने योग्य पानी है उसमें भी विद्युत का चालन हो सकता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ या कौन सा जल पूर्णतया से शुद्ध है, अर्थात आशुद्ध जल है। आशुद्ध जल वही जल है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी पदार्थ, लवण या खनिज नहीं मिला हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले वीडियो में मैंने जब आपको बताया था कि कभी भी हमें गीले हाथों से या गीले पैर से या नंगे पैर से कभी भी विद्युत साधित्रों अर्थात तारों या विद्युत के अलग प्रकार के उपकरणों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गीले हाथों से जब हम उनको हाथ लगाएंगे तो क्योंकि हमारे हाथ पानी के कारण गीले हो सकते हैं और पानी के अंदर अनेक प्रकार के लवण मिले हुए हो सकते हैं, वह जल विद्युत का चालक हो सकता है। और जब जल विद्युत का चालक होगा, हमारे हाथों के ऊपर वो होगा तो विद्युत हमारे हाथों में लग सकती है जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो यही कारण था कि कभी भी हमें गीले हाथों या गीले पैर से या नंगे पैरों से विद्युत के यंत्रों को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखें, गीले फर्श जब आपके घर में सफाई करने के पश्चात या सफाई के दौरान पोछा लगाया गया हो तो संभवतया वहां पे फर्श गीला होता है। इसके अलावा बारिश के दिनों में भी दीवारें अक्सर गीली हो जाती हैं। तो इस दौरान भी कभी भी आपको विद्युत के यंत्रों को नहीं छूना चाहिए या गीले हुए यंत्रों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि पानी जो कि जिसके अंदर लवण वगैरह मिले हुए होते हैं वह विद्युत का चालन करते हैं, जिसके कारण आपको वहां पे विद्युत का झटका लग सकता है जो जान के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए हमेशा किसी भी विद्युत साधित्र को या विद्युत यंत्र को छूने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके हाथ पूर्णतया से सूखे हुए होने चाहिए और आपके पैरों में जो चप्पल या जूते हों वह रबड़ के और सूखे होने चाहिए। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वह यह है कि आम तौर से या सामान्यतया हम सफाई के लिए साबुन या इसी तरह के अन्य डिटर्जेंट भी उपयोग करते हैं। आप जब सफाई करें तो यह ध्यान रखें कि अगर आप किसी उपकरण की, विद्युत उपकरण की, जो आपके स्विच हो सकते हैं या और कोई अन्य उपकरण हो सकता है, उसकी सफाई करें तो उस दौरान आप किसी प्रकार के डिटर्जेंट, जो कपड़े धोने का पाउडर होता है, या साबुन का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि वह तो बहुत ज्यादा विद्युत के चालक होते हैं। सुचालक होने के कारण वह आपको विद्युत का झटका दे सकते हैं। तो इसलिए कभी भी स्विच अथवा विद्युत के यंत्रों को साफ करने के लिए आपको वॉशिंग पाउडर या साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप विद्युत के यंत्रों की सफाई करें तो कपड़ा जिससे साफ कर रहे हैं वह भी सूखा कपड़ा होना चाहिए, और इसके अलावा आप कोई कागज या अखबार का टुकड़ा ले सकते हैं, परंतु यह ध्यान रखें वह भी पूर्णतया से सूखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गीला होने पर वह भी विद्युत का चालन कर सकता है जिससे विद्युत का झटका आपको लग सकता है। हमने देखा कि अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता, परंतु जब उसमें लवण मिला देते हैं या कुछ अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो वह विद्युत का चालन करता है। आइए अब परीक्षण करें कि कौन कौन से पदार्थ मिलाने से जल, अशुद्ध जल विद्युत का चालन कर सकता है। तो उसके लिए आप 2-3 प्रकार के पदार्थ ले सकते हैं। आप नींबू का रस ले सकते हैं, आप नमक ले सकते हैं, इसके अलावा आप कोई तेल ले सकते हैं, और उसी तरह से अलग अलग 3 ढक्कन लीजिए, उनको पहले अच्छे से साफ कर लीजिए
और उन सब में समान मात्रा में आसू जल डालिए। अब सभी के अंदर पहले ढक्कन के अंदर आप नींबू का रस डाल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से आसू जल में मिलाएं। दूसरे के अंदर आप कोई भी नमक ले सकते हैं या साबुन, जैसे मैंने बताया, वो उपयोग कर सकते हैं, या आप वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से मिला लें। और इसी तरीके से तीसरे के अंदर आप कोई तेल या अन्य चीज ले सकते हैं जिसका आपको परीक्षण करना है, यह जानने के लिए कि उसको आसूत जल में मिलाने से क्या आसूत जल विद्युत का चालन करेगा। जब आपके तीनों घोल यहाँ पे जो मैंने आपको बताए वो तैयार हो जाएं, तो आप बारी बारी से तीनों का परीक्षण कीजिए। पहले आप आसूत जल जिसमें हमने नींबू का रस मिलाया है उसके अंदर आप अपना टेस्टर डुबो के देख सकते हैं। टेस्टर डुबोने के बाद वहां पे देखिए कि क्या वह विद्युत का चालन करता है, और विद्युत का चालन भी आप यह भी देखें कि कितना ज्यादा वहां पे विद्युत का चालन है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे रोशनी ज्यादा होगी। अगर आप जो चुंबकीय टेस्टर है उसका उपयोग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जो चुंबकीय सुई है वो ज्यादा जाएगी अगर विद्युत धारा ज्यादा बहेगी तो। और अगर एलईडी उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे भी रोशनी ज्यादा होगी। इसी तरीके से जब आप पहले जिसके अंदर आपने नींबू का रस मिलाया है उसका परीक्षण कर लें, उसके बाद टेस्टर को उसमें से बाहर निकालें, और जैसा मैंने पहले बताया था आपको, आप टेस्टर के दोनों सिरों को अच्छे तरह से साफ कर लें और उसको फिर दूसरे घोल के अंदर डाल सकते हैं जिसमें आपने नमक या वॉशिंग पाउडर आदि मिलाया हो सकता है। अब उसका परीक्षण कीजिए और वहां पे भी नोट करने की कोशिश कीजिए कि क्या वहां पे रोशनी टेस्टर के अंदर पहले जितनी ही है, पहले से ज्यादा है या पहले से कम है। या आप अगर चुंबकीय टेस्टर उपयोग कर रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि चुंबकीय सुई अपनी जगह से कितनी दूर जा रही है, वह पहले से कम है या ज्यादा है। तो इस तरीके से आप दूसरे ढक्कन का भी परीक्षण कर सकते हैं, दूसरा जो विलयन तैयार हुआ उसका परीक्षण कर सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे विलयन में से निकाल के भी आपको अच्छे से साफ कर लेनी है। यह ध्यान रखें कि आपने टेस्टर को जब भी आप किसी दूसरे या जब भी आप उपयोग कर चुके हों उसके तुरंत बाद उसको साफ करना ना भूलें। अब आप उस टेस्टर को तीसरे घोल के अंदर डाल सकते हैं जिसमें आपने तेल और आसू जल में मिलाया हो तेल को, और उसी परीक्षण को कर सकते हैं। अब इन तीनों परीक्षणों को करने के बाद आप अपनी नोटबुक में फिर से एक सारणी बनाएंगे जिसमें आप यह भी लिखेंगे कि किसने या किस में विद्युत का चालन ज्यादा है। विद्युत के चालन को कम या ज्यादा समझने के लिए मैं आपको तरीका बता चुका हूं। आप वहां पे बल्ब द्वारा उत्पन्न की हो रही रोशनी को देखिए, या जो चुंबकीय सुई है वह अपनी जगह से कितनी हिली है उसको देखिए, उसको आप नोट कर सकते हैं। और आप इस प्रकार से यहाँ पे तीनों जो भी पदार्थ आपने लिए हैं, 3 लिए हैं, 4 लिए हैं, जितना आप चाहे कर सकते हैं, उन सभी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आपको यहां से यह अंदाजा हो जाएगा कि कौन से पदार्थ विद्युत का चालन ज्यादा करते हैं और कौन से पदार्थ विद्युत के कम चालक हैं अथवा हीन चालक हैं। हमने देखा कि विद्युत का चालन करने वाले अधिकांश द्रव या तो अम्ल या क्षारक या लवणों का विलयन है, अर्थात उनमें ये पदार्थ मिले हुए होते हैं जिसके कारण वह विद्युत का चालन कर पाते हैं। परंतु क्या होगा यदि विद्युत धारा उस विलयन में से प्रवाहित होगी, अर्थात विलयन में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या वह विलयन को भी प्रभावित करती है? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। आप इस क्रियाकलाप के बारे में अधिक जानकारी अपनी पाठ्यपुस्तक से भी ले सकते हैं। आप अपनी पाठ्यपुस्तक के दिखाए चित्र के अनुसार इस क्रियाकलाप को पूरा करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए आप 2 सेल जो कि खराब हुए हों वो ले सकते हैं, उनको आप तोड़ के उसके अंदर से जो कार्बन की छड़ होती है, बीच में काले रंग की छड़ होती है, उसको ध्यानपूर्वक निकालें
उसके ऊपर लगी हुई लोहे की या जो धातु की ऊपर टोपी होती है उसको हटा लें। 2 सेल आप इस तरह के उपयोग कर सकते हैं और 2 कार्बन की छड़ इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उन दोनों के ऊपरी हिस्से के ऊपर आप धातु की तार लपेट सकते हैं। अगर आपको सेल जिसके अंदर यह कार्बन की छड़ें हैं ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, आप उसकी जगह पे 2 किसी भी धातु की कीलें ले सकते हैं और उन कीलों का भी आप इसी तरह से उपयोग कर सकते हैं। आइए चित्र को देखते हैं कि किस तरीके से हमें उसे बनाना है। इस चित्र के अनुसार आप उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 जो छड़ें आपको दिखाई दे रही है ये कार्बन की छड़ें हैं जो सेल को तोड़ने के बाद उसमें से निकाली गई। आप इनकी जगह पे धातु की कील भी ले सकते हैं, कोई भी धातु की कील हो सकती है। इसके ऊपरी हिस्से के ऊपर हमने यहाँ पे तार को लपेटा है और इस तार के एक सिरे को हमने बैटरी के साथ जोड़ा, बैटरी के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा है और दूसरा जो छड़ है उसके ऊपरी हिस्से को भी इसी तरीके से एक तार की सहायता से हमने बैटरी के धन टर्मिनल के साथ जोड़ा। अब आप ध्यान रखें कि जो छड़ हैं, जो आपकी कील हो सकती हैं या छड़ें हो सकती हैं, इनका सिर्फ कार्बन का हिस्सा ही जल के अंदर या जो विलयन आपने लिया है उसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। जो धातु का सिरा है जहां पे आपने तार लपेटी है वह इस दरों के अंदर नहीं डूबा हुआ होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस तरह की पूरा का पूरा जो विद्युत आरेख बनाएं उसमें आप ध्यान रखें, या इस तरह का आप कोई भी यंत्र या टेस्टर बनाते हैं तो उस दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धातु की छड़ें हैं या कार्बन की छड़ें हैं उनके चारों तरफ कुछ बुलबुले आपको नजर आएंगे या विलयन का रंग अलग अलग हुआ नजर आएगा, वह कुछ और रंग का हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था? इसके बारे में सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो यहाँ पर बुलबुले जरूर उस विलयन के अंदर हुई कुछ रासायनिक क्रियाओं के कारण बने होंगे। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। अर्थात विद्युत धारा जब विलयन में से गुजरती है तो अपने रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो क्या हम इन रासायनिक प्रभावों को कहीं और भी देख सकते हैं? तो उसके लिए हम कुछ और परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए वो भी करके देखते हैं। आइए अब एक परीक्षण आलू के साथ भी करते हैं। आलू को आप बीचों बीच काट सकते हैं और उसके बाद उसमें से विद्युत धारा गुजरती है या नहीं उसको परीक्षण करने के लिए उसके अंदर हमारे जो टेस्टर के सिरे हैं वो हम डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर इस आलू के अंदर टेस्टर का एक सिरा और कुछ जगह पे थोड़ी सी दूरी के ऊपर टेस्टर का दूसरा सिरा डाला गया। अब यहाँ पे इसको हम परीक्षण करते हैं तो हम पाएंगे कि यह विद्युत धारा का सुचालक है, अर्थात इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है।
अब यहाँ पे एक रोचक कहानी आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, जिसको बूझो तथा पहेली के माध्यम से कहा गया है। यहाँ पर आलू का परीक्षण करते वक्त जो परीक्षण कर रहा था, संभवतया आप भी हो सकते हैं, उसको किसी कारणवश उसकी माता ने बुला लिया। अब वहां पे वह टेस्टर को निकालना भूल गया। जो छड़ें थी आलू के अंदर लगा रखी थी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इन दोनों छड़ों को, जो दो सिरे थे टेस्टर के, उसको निकालना भूल गया। और काफी देर बाद, लगभग 15 से 20 मिनट के बाद, वह वापिस वहां पे पहुंचता है उस आलू के पास, जहां पे वह यह देख रहा था कि विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है या नहीं। वह उस आलू के पास पहुंचता है तो क्या देखता है? वह देखता है कि इस आलू के जो एक सिरा है, आलू के ऊपर जो लगा हुआ था टेस्टर, उसका एक सिरा, उसके आसपास के क्षेत्र का रंग हरा हो जाता है। अब यह हरा रंग क्यों हुआ? यह संभवतया किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण हुआ होगा। और यह हरा रंग सिर्फ एक ही तरफ था, और वह भी धन टर्मिनल की तरफ। जो बैटरी का धन टर्मिनल होता है, हमेशा उस तरफ बनता था। तो यहाँ पर जो धन टर्मिनल है, उसकी तरफ यह जो हरा रंग है दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत का रासायनिक प्रभाव के कारण जो धन टर्मिनल है, उसके चारों तरफ हरा रंग बन जाता है। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि विद्युत रासायनिक प्रभाव भी डालती है। और कई बार ऐसे ऐसे प्रयोग विज्ञान के अंदर हम एक काम करते हैं और दूसरा हो जाता है। विज्ञान के लगभग प्रयोग ऐसे ही होते हैं, जब आप एक परीक्षण करते हैं, दूसरा परीक्षण भी साथ में हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर हम परीक्षण कर रहे थे कि आलू में से विद्युत धारा गुजरती है या नहीं। उसके साथ साथ हमें एक परिणाम और मिल गया कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव भी होता है। आप इसी तरह के अन्य परीक्षण अनेक पदार्थों के साथ करके देख सकते हैं, परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि विद्युत से संबंधित कोई भी परीक्षण करें तो उस दौरान आपको अपने हाथों को सुखा लेना है। नंगे पैर नहीं करने कोई भी परीक्षण, और हमेशा किसी भी प्रकार का परीक्षण अपने से बड़ों, घर के जितने भी बड़े सदस्य हैं, या अपने अध्यापकों की देखरेख में ही करना है। तो आप अब अनेक पदार्थों के साथ यह परीक्षण करें और विद्युत धारा के रासायनिक और उसकी चालक और कुचालकता के बारे में भी लिखें, उस सारणी बनाकर उसके अंदर। तो यहां तक आप यह कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा के अनेकों प्रभाव हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।